वेलकम फ्रेंड ऑन स्काई एजुकेयर। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हमने लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें बात कर ली थी हिमालय के प्रादेशिक विभाजन पर। अब हम बात करने वाले हैं हिमालय के भौगोलिक विभाजन पर। देखो, अगर हम बात करते हैं हिमालय के भौगोलिक विभाजन की, तो हिमालय का भौगोलिक विभाजन जो सर्वपरिचित जो विभाजन दिया था वो देने वाले थे स्पेट। स्पेट है ना। स्पेट ने हिमालय का भौगोलिक विभाजन दिया था और ये क्या था, सर्वाधिक लोकप्रिय विभाजन था जो कि स्पेट ने दिया था। अब जब हम हिमालय के भौगोलिक विभाजन की बात करते हैं तो वास्तव में हिमालय का भौगोलिक विभाजन हिमालय की ऊंचाइयों के आधार पर दिया गया है और हिमालय की जो विभाजित शाखाएं हैं उनके आधार पर दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे हिमालय का जो आरेख है, प्रारूप है, वो मैं एक बार बना के बता देता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, हिमालय को डायग्राम में देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारी हिमालय की बेसिक लाइन है, ये हिमालय की बेस लाइन है। ठीक है, ये हिमालय की बेस लाइन है और इस बेस लाइन पर पहले जो हिमालय का भाग है उस भाग को हम कहेंगे ट्रांस हिमालय। ये कौन सा हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय, ट्रांस का अर्थ होता है पार, तो इसलिए इसको पार हिमालय की संज्ञा भी दी जाती है। पार हिमालय भी इसे कहते हैं। ठीक है, और इसे तिब्बत हिमालय की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि मुख्यतः तिब्बत में विस्तृत है, तो तिब्बत हिमालय भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय कहलाता है या पार हिमालय कहलाता है या तिब्बत हिमालय यह कहलाता है। अब हिमालय की जो शाखाएं आती हैं इसमें हम उसकी बाद में बात करेंगे। इसके पश्चात ऊपर जो है इसको एक बार हटा देते हैं हम। इसके बाद जो हिमालय की शाखा आती है वो हिमालय की सबसे लंबी शाखा आती है और इसको हम कहते हैं महान हिमालय। सबसे लंबी और सबसे ऊंची भी साथ में, है ना। इसको हम कहते हैं महान हिमालय। महान हिमालय। अब हमारा जो महान हिमालय है, ये महान हिमालय क्योंकि सबसे बड़ा भाग है हिमालय का इसलिए महान हिमालय कहलाता है। अब ये हिमालय का जो टेथी सागर का अवशेष है ना, हिमालय हम पहले पढ़ चुके हैं। तो विद्वानों का ये मानना है कि जो महान हिमालय है टेथी सागर के गर्भ से निकला है। कहाँ से निकला है, टेथी सागर के गर्भ से निकला है, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, आंतरिक हिमालय। ठीक है, इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। साथ ही इस पर वर्ष भर बर्फ जमा रहती है तो इसलिए इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। तो ये हिमाद्री भी कहलाता है महान हिमालय और इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि टेथी सागर के गर्भ से निकला है। इसके पश्चात जो हिमालय आता है वो आता है लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय, और इस लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय को मध्य हिमालय की संज्ञा भी दी जाती है। और भी कई संज्ञाएं दी जाती हैं लेकिन हम उनका जब वर्णन करना प्रारंभ करेंगे तब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके पश्चात जो आता है हिमालय का वो सबसे निचला भाग है जिसको हम उप हिमालय की संज्ञा देते हैं, उप हिमालय। और माना जाता है कि ये हिमालय जो है यानी कि उप हिमालय टेथी सागर के सबसे बाहरी किनारे से निकला है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय की संज्ञा भी दी जाती है। सबसे बाहरी भाग से निकला है तो इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, बाह्य हिमालय। ठीक है, अब हिमालय के दक्षिण में आपको पता ही है हिमालय के दक्षिण में कौन है, तो हिमालय के दक्षिण में है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। तो यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान जिस गर्त में रेत के जमाव से निर्मित हुआ है वो उस गर्त की हमने बात कर ली और ये हो गया हमारा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है,
उत्तर का विशाल मैदान ये हो गया। अब देखो ये हमारे पास हिमालय है। अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो हमें देखने को मिला ट्रांस हिमालय, हमें देखने को मिला महान हिमालय, हमें देखने को मिला लघु हिमालय और देखने को मिला उप हिमालय या बाह्य हिमालय। ये हिमालय के विभाजन हो गए। अब जो ट्रांस हिमालय है, इस अगर ट्रांस हिमालय की बात करते हैं जिसको हम पार हिमालय भी कहते हैं, तो इसमें हिमालय की कुछ श्रृंखलाएं आती हैं, जैसे कि कराकोरम इसी का पार्ट है। कराकोरम, लद्दाख, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश हिमालय के इसी भाग का भाग है। ठीक है, अभी हम डायग्राम बना के इन सबको और देखेंगे, अभी तो सिर्फ हम आरेख बना रहे हैं। बात आती है महान हिमालय की, जिसको हम आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये हिमालय का सबसे ऊंचा पार्ट है और इसकी जो हाइट है वो करीब 6100 मीटर है। हिमालय की जो हाइट है इसकी वो क्या है, करीब 6100 मीटर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें इस तरह की कोई श्रृंखला नहीं है, ये अपने आप में ही एक श्रृंखला है। तो यहाँ पे जो श्रृंखला है उस श्रृंखला को हिमाद्री ही कहा जाता है, हिमाद्री। अब इस हिमाद्री का जो जन्म हुआ था वो ओलिगोसीन काल में हुआ था, यानी कि महान हिमालय का जो उत्थान हुआ था वो ओलिगोसीन काल में हुआ था, ओलिगोसीन काल में निर्मित। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि महान हिमालय कब बना है तो आपको आंसर देना है ओलिगोसीन काल में बना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब लघु हिमालय में हिमालय की दो श्रृंखलाएं आती हैं, उनमें एक श्रृंखला है पीर पंजाल और एक श्रृंखला है धौलाधार। और ये हिमालय का मध्यवर्ती भाग भी कहलाता है। ठीक है, पीर पंजाल और धौलाधार ये जो मध्य हिमालय है ये मायोसीन काल में अस्तित्व में आए थे, मायोसीन काल में अस्तित्व में आया। ठीक है, इसके बाद है उप हिमालय। तो उप हिमालय में सिर्फ एक ही श्रृंखला है जिसको हम नाम देते हैं शिवालिक। तो ये हिमालय का क्या है, सबसे दक्षिण वाला भाग है, सबसे निम्न भाग भी है। अब देखो जैसा हमने पिछले लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमारा जो हिमालय है क्या है, एक वलित पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला है, ऐसे है। तो यहाँ ये जो उत्थान है जिसको हम अपनति कहते हैं, अपनति, ये अपनति तो बदल जाती है पर्वतों में, और ये जो अभिनतियां हैं, ये नीचे वाला जिसको हम अभिनति कहते हैं, अभिनति, ये बदल जाती है घाटियों में या भ्रंश में रूपांतरित हो जाती है। तो हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं, इन श्रृंखलाओं के बीच में दरार पाई जाती है, दरार या भ्रंश पाई जाती है ना, भ्रंश घाटी कहते हैं। तो भ्रंश पाया जाता है। भ्रंश क्या होता है, सिंपली ऐसा मान लीजिए कि ये एक स्थल खंड है। ठीक है, अब इस स्थल खंड में दो विपरीत दिशाओं में संचलन प्रारंभ हुआ, इधर और इधर। जब दो विपरीत दिशाओं में संचलन प्रारंभ होगा तो निश्चित है कि यहाँ पे बीच में तनाव लगेगा और तनाव से ये टूटकर अलग अलग हो जाएंगे। तनाव से पहले क्रैकिंग आएगी और क्रैकिंग की वजह से ये टूटकर फिर पश्चात अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो रचना होती है ये क्या होता है, भ्रंश बन जाता है। तो यहाँ पे भ्रंश का निर्माण हुआ है हिमालय की दो श्रृंखलाओं के मध्य। अब इस ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य जो भ्रंश है, एग्जाम में पूछा हुआ है, इन दोनों के मध्य जो भ्रंश है उस भ्रंश को हम कहते हैं शचर जोन, शचर जोन, या हम इसको कहते हैं हिंज लाइन, हिंज लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, शचर जोन या हिंज लाइन कहते हैं। इसके बाद बात आती है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। तो इन दोनों के बीच में जो है MCT, MCT का फुल फॉर्म होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश। पीर पंजाल और शिवालिक, इन यानी कि लघु हिमालय और उप हिमालय के बीच में जो है वो है MBT। MBT को बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यानी कि मुख्य सीमा भ्रंश, और ये है मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ये मुख्य सीमा भ्रंश, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और उसके पश्चात बात आ जाती है
उप हिमालय और उत्तर के विशाल मैदान के बीच में ये जो घाटी है जिसमें रेत के जमाव होकर उत्तर का विशाल मैदान बना है, उसको कहते हैं HFF। HFF का अर्थ होता है हिमालय फ्रंट फाल्ट, यानी कि हिमालय अग्रभ्रंश। तो इसको कहेंगे हिमालय फ्रंट फाल्ट, हिमालय फ्रंट फाल्ट यानी कि हिमालय अग्रभ्रंश। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से सुनना। जब ये आरेख बनाते हैं तो इस आरेख पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कराकोरम हिमालय की किस श्रृंखला का भाग है, तो आपको आंसर देना है ट्रांस हिमालय का। फिर आपसे कोई पूछे कि धौलाधार हिमालय का किस श्रृंखला का भाग है, तो धौलाधार आपको नजर आ रहा है कि यह मध्य हिमालय का भाग है। फिर आपसे कोई पूछे कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाला जो जोन है वो कौन है, तो शचर जोन इन दोनों के मध्य है। फिर पूछे कि एमसीटी की अवस्थिति कहाँ है, तो एमसीटी अवस्थित है महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में। या पूछे आपसे कि शिवालिक किसका भाग है, तो शिवालिक आप आंसर दीजिए कि उप हिमालय का भाग है। तो ये जो हैं ये भी क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। पूछे कि आपसे हिमालय का सर्वोच्च भाग कौन है, तो ये हमारा महान हिमालय है जो करीब 6100 मीटर है। और पूछे हिमालय का सबसे निम्नतम भाग कौन है, तो ये शिवालिक है जो करीब 900 से 1200 मीटर ऊंचा है, केवल ही 900 से 1200 मीटर तक ऊंचा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछे कि हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन है, तो हिमालय का सबसे नवीन भाग है शिवालिक। राइट, चलो अब ये तो बात हो गई हिमालय के आरेख की। अब इनको हम भारत के मैप में बनाते हैं और शो करते हैं कि कौन सा भाग हिमालय का कहाँ पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। बात करते हैं हम इस महान हिमालय वगैरह पे। ये जो वर्गीकरण है देने वाले कौन थे भाई, ये वर्गीकरण देने वाले थे स्पेट। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन का चिर परिचित वर्गीकरण है ये किस विद्वान ने दिया, तो ये चिर परिचित जो वर्गीकरण देने वाले हैं ये कौन है, स्पेट हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर तो है नेपाल, यहाँ है भूटान, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं इस हमारे जो हिमालय है इसके बारे में। ये नेपाल और बना देता हूँ मैं। ठीक है, अब हिमालय के जो विस्तार है, भौगोलिक विस्तार है, उनकी जो श्रेणियां हैं हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो श्रेणी है वो हम लेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमने कौन सी चीज़ें जानी थी, ट्रांस हिमालय में हमने जानी थी कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश को हम बना लेते हैं। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर भारत, और भारत से फिर चीन। थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा इसको। पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, भारत से चीन। ठीक है, इस तरह से ये जो श्रृंखला है इस श्रृंखला को हम कहते हैं कराकोरम। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो श्रृंखला है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कराकोरम। कराकोरम श्रृंखला। ठीक है, कौन सी श्रृंखला हो गई, कराकोरम हो गई। ठीक है, हम इनका अलग अलग विवरण करेंगे कि कौन सी कहाँ विस्तृत है। कराकोरम के बाद यहाँ पर ये जो श्रृंखला विस्तृत है जो कि अक्साई चीन में और हमारे मानसरोवर चीन में विस्तृत है, इस श्रृंखला को कहते हैं कैलाश। ये जो श्रृंखला है ये कहलाती है कैलाश। ठीक है, तो कैलाश उत्तर से दक्षिण क्रम में नहीं आती है। कैलाश, कैलाश के नीचे अगर हम श्रृंखला की बात करते हैं यानी कराकोरम के नीचे, तो कराकोरम के नीचे लद्दाख, कराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख।
ठीक है। इस लद्दाख के नीचे जास्कर, लद्दाख के नीचे जास्कर, ओके। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और इधर आ गई कैलाश। तो ये तो हो गई हिमालय की 4 श्रृंखलाएं जो कि ट्रांस हिमालय से संबंधित हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं हिमालय की एक अन्य श्रृंखला जिसको हम कहते हैं महान हिमालय। तो यहाँ जास्कर के दक्षिण में फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और भूटान से फिर होते हुए तिब्बत में नामचा बरुआ तक, नामचा बरुआ तक, नामचा बरुआ तक विस्तृत है। कहाँ से? यहाँ पे एक माउंटेन है, यहाँ पे एक माउंटेन है पीओके में, और इस माउंटेन का नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इन सब के बारे में, चलो अलग अलग ही करेंगे, पहले तो एक आरेख ही बना लेते हैं। तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरुआ तक विस्तृत है हमारा महान हिमालय। तो इसकी बात हो गई, तो ये इसके लिए लिख देते हैं, ये कौन सा हिमालय है? महान हिमालय। हिमालय का कौन सा पार्ट हो गया? महान हिमालय हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब महान हिमालय के नीचे कौन आता है? लघु हिमालय। अब लघु हिमालय में जो पार्ट हैं वो ये होते हैं, जिसमें आता है महान हिमालय के नीचे पीर पंजाल। अच्छा, इसको अलग कलर से करेंगे अब, ताकि क्योंकि आपको सेपरेट दिख पाए। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई पीर पंजाल, पीर पंजाल विशेषकर, और ये यहाँ पे सिक्किम में और फिर नीचे दार्जिलिंग तक चली जाती है। और इसके नीचे धौलाधार, ये भी नेपाल में है, और फिर हमारे वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग तक। और ये जो हो गया ना, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं। देखो, ये तो था महान हिमालय, ये पीर पंजाल, ये धौलाधार, ठीक है, ये लगातार है, दार्जिलिंग तक विस्तृत है। ये पीर पंजाल धौलाधार क्या है? लघु हिमालय के पार्ट हैं। पीर पंजाल धौलाधार क्या हैं? लघु हिमालय के पार्ट हैं। और इसके दक्षिण में फिर जो श्रृंखला आती है, इसके दक्षिण में श्रृंखला आती है कौन सी? इसके दक्षिण में श्रृंखला आती है उप हिमालय या बाह्य हिमालय, जो जम्मू कश्मीर, हमारे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से फिर उत्तराखंड और नेपाल, और उसके बाद ये यहाँ पे विभाजित हो जाती है नेपाल, और उसके बाद फिर ये यहाँ शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा और असम में भी, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं शिवालिक। इस पोर्शन को क्या कहेंगे? शिवालिक। तो अब देखो आप ध्यान से कि अगर हम बात करते हैं इस हिमालय की श्रृंखलाओं पे, तो हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हमारे सामने है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं ये क्रम में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक, राइट। तो ये क्या है? हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हो जाता है। अब ऐसे पूछे कि हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन है, तो नज़र आ रहा है हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन है? शिवालिक है। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन है? शिवालिक है। और हिमालय का सबसे उत्तरी भाग कौन है? तो काराकोरम है। अब कैलाश को हम उत्तर से दक्षिण में कहीं भी शामिल नहीं करते हैं क्योंकि ये इनके बराबर आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कहाँ से शुरू होता है? मोस्टली ये अक्साई चीन से शुरू होता है।
अक्साई चीन से शुरू होता है और फिर मानसरोवर जो यहाँ पे यात्रा करने के लिए हम जाते हैं ना, तो मानसरोवर तक ये विस्तृत होके छोटी सी शाखा के रूप में आगे खत्म हो जाता है। ओके, तो ये हो गया। अब शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, इसलिए इसको फुट रेंज ऑफ हिमालय भी कह देते हैं। फुट रेंज ऑफ हिमालय, फुट रेंज ऑफ हिमालय इसे कहा जाता है। किसको भाई? शिवालिक को। शिवालिक को फुट रेंज ऑफ हिमालय की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारे हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है, दोनों तरह से हमने देख लिया। हिमालय का जो ऊंचाई के आधार पर जो आरेख है वो हमने जान लिया है, और इसके अलावा फिर उत्तर से दक्षिण की ओर जो आरेख है वो भी हमने जान लिया है। तो दोनों तरह से हमने जान लिया है, उत्तर से दक्षिण क्रम या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे हिमालय पर एक एक को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे हमारे ट्रांस हिमालय पे, है ना। ट्रांस हिमालय की हम बात करेंगे। ट्रांस हिमालय क्या है, और उधर हम बात करेंगे महान हिमालय की। देखो, ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से पूर्व की रचना है ना। हिमालय से पूर्व की रचना है। ट्रांस हिमालय टर्शियरी काल का नहीं है, ये टर्शियरी काल से पूर्व की रचना है। तो ट्रांस हिमालय में जो विशेषताएं आती हैं ट्रांस हिमालय की, वो ट्रांस हिमालय में आते हैं मतलब 4 प्रमुख श्रृंखलाएं आती हैं: कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कराकोरम पर। सबसे पहले बात करते हैं कराकोरम पर। ठीक है, ये हमारी कराकोरम हो गई। अब इस कराकोरम की अगर हम बात करते हैं तो कराकोरम का शाब्दिक अर्थ होता है काली चट्टानें। कराकोरम का शाब्दिक अर्थ होता है काली चट्टानें। कराकोरम तुर्की भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चट्टानें, और इसी वजह से इसको भारत में कृष्णगिरी की संज्ञा भी दी जाती है। कृष्णगिरी यानी कि काला पर्वत, कृष्णगिरी की संज्ञा भी दी जाती है, काला पर्वत की संज्ञा दी जाती है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कराकोरम हो गया, काली चट्टान, और कृष्णगिरी भी कहते हैं। भारतीय पुराणों में इसे किम पुरुष भी कहा जाता है। किम पुरुष कराकोरम को ही। अब कराकोरम क्या है? ये कराकोरम काली चट्टानों से, लावा निर्मित चट्टानों से बना है, ठोस चट्टानों से बना है, और इसी वजह से कराकोरम का जो पहला अध्ययन था, यानी ट्रांस हिमालय का जो पहला विशाल अध्ययन था, वृहद अध्ययन था, वो करने वाले एक व्यक्ति थे। व्यक्ति का नाम था स्वैन हेडिन। ठीक है, स्वान हेडिन, इसीलिए कराकोरम को स्वान हेडिन एक नाम देते हैं। कराकोरम को कहते हैं उच्च एशिया की रीढ़। उच्च एशिया की रीढ़। उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं कराकोरम को। कौन कहते हैं? स्वैन हेडिन। स्वैन हेडिन। ठीक है, अब इस कराकोरम में जो सबसे ऊंचा शिखर है, कराकोरम का जो सबसे ऊंचा शिखर है, वो सबसे ऊंचा शिखर है केटू। ठीक है, कराकोरम का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन है? केटू है। केटू ना केवल कराकोरम का सबसे ऊंचा शिखर है बल्कि भारत का भी सबसे ऊंचा शिखर है। लेकिन केटू कहाँ स्थित है? पीओके में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कराकोरम में अगर हम बात करते हैं कि कौन से 3 देश आपस में मिलते हैं, तो कराकोरम में इधर तो है पाकिस्तान, इधर है भारत, और यहाँ पर है चीन। तो 3 देश भारत, पाकिस्तान और चीन, ये कराकोरम में आपस में मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस कराकोरम के संदर्भ में ही, तो यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। ग्लेशियर हम किसको कहते हैं? हिमनद को कहते हैं। ग्लेशियर कौन होते हैं? हिमनद होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हिमनद देखने को मिलते हैं। अब जो हिमनद जो यहाँ देखने को मिलते हैं कराकोरम में, उनमें हिमनद होता है बाल्टोरो, बाल्टोरो, विचाफो, बाल्टोरो, विचाफो, हुजा में हुजा नदी घाटी है जो वहाँ पे मिलता है हिस्पर, और एक अन्य ग्लेशियर और मिलता है सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर।
सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पे विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थली है। तो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थली है सियाचिन ग्लेशियर और साथ ही विश्व की सबसे ऊंची सैनिक छावनी भी है ना, ये ध्यान रखना है। तो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थली सियाचिन सियाचिन पर 1984 के आसपास जब पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था तो भारतीय सेना ऑपरेशन मेघदूत लेकर आती है और ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से सियाचिन को स्वतंत्र करवाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इस कराकोरम के बाद अगर हम चलें तो कराकोरम के दक्षिण में जो हमें श्रृंखला मिलती है, कराकोरम के दक्षिण में हमें श्रृंखला मिलती है लद्दाख। लद्दाख लद्दाख का जो विस्तार है वो पीओके से शुरू होता है और फिर भारत की मुख्य भूमि और उसके बाद ये चीन तक चला जाता है लद्दाख। ठीक है, अब लद्दाख की खास बात क्या है कि लद्दाख एक पठारी प्रदेश है। तो यहाँ पे तो हमने बात की कराकोरम की, यहाँ पे हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख क्या है? लद्दाख वास्तव में क्या है? लद्दाख एक पठारी प्रदेश है और लद्दाख भारत का सर्वोच्च पठार भी है। भारत का सर्वोच्च पठार। इस लद्दाख का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो राक्का पोशी है, लेकिन राक्का पोशी भी कहाँ स्थित है? पीओके में ही स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो लद्दाख का जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर, वो सर्वोच्च शिखर कौन है? राक्का पोशी। सर्वोच्च शिखर राक्का पोशी। और राक्का पोशी किसका पार्ट है? पीओके का पार्ट है। राक्का पोशी लद्दाख में है। लद्दाख में खास विशेषता कि ये पठार तो है ही भारत का, लेकिन भारत का वह स्थान भी है जहां न्यूनतम बारिश होती है। तो यह न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। अब न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है तो ऐसे में जलवायु शुष्कता के कारण ये मरुस्थल में बदल गया है। तो ऐसे में हम इसे कहते हैं भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल। क्या कहलाता है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आता है, पूछा भी गया है। ये भी पूछा हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आपको आंसर देना है कि भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन है? राक्का पोशी नहीं, लद्दाख का पठार है। भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लद्दाख है। और अगर आपसे पूछे कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है, तब भी आपको आंसर देना है लद्दाख। राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब लद्दाख की एक और ख़ास विशेषता मैं आपको बताता हूँ कि लद्दाख में एक नदी बह रही है और एक झील भी है। देखो यहाँ ये कैलाश माउंट है, हमने बात की थी पहले, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना लूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैलाश पर्वत है, ऐसे चाइना में जैसा हमने पहले बनाया था। यहाँ पे ये कैलाश पर्वत है। इस कैलाश पर्वत से नदी निकलती है सिंधु और वो कराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है और नंगा पर्वत के पीछे से पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक उसी तरह से कि यहाँ से नदी निकलती है लद्दाख और जास्कर के बीच में से और फिर नंगा पर्वत के पीछे से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। नदी का नाम होता है सिंधु। नदी का नाम क्या है? सिंधु। तो सिंधु नदी इस तरह से यहाँ बहती है। तो यहाँ पे फिर हमारा एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ये हो गया कि लद्दाख और जास्कर, अच्छा सॉरी, मैंने थोड़ा सा करेक्शन करना है। कराकोरम और लद्दाख के बीच में नहीं, लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। यहाँ थोड़ा आपको करेक्शन करना होगा। तो ये नहीं था हमारा डायग्राम, ये था। तो ये हमारी जो नदी है, ये नदी यहाँ कराकोरम और लद्दाख के बीच में से नहीं, कराकोरम के दक्षिण में लद्दाख और जास्कर के बीच में से बहती है ना। तो ये थोड़ा सा करेक्शन आप इसे कर लेना। तो लद्दाख व जास्कर, लद्दाख व जास्कर के मध्य से, जास्कर के मध्य सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी बहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये विशेष हो गया। ये यहाँ नहीं भाई, यहाँ मान लीजिए आप लद्दाख है तो
ये लद्दाख और जास्कर के बीच में से बहती है। लद्दाख और जास्कर के बीच में से बहने वाली नदी कौन है? सिंधु नदी है। और सिंधु नदी भारत के एकमात्र जिले लेह में बहती है, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लद्दाख, लद्दाख में ही बहती है सिंधु नदी। कश्मीर, जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उसमें सिंधु नदी नहीं जाती है। और फिर लद्दाख में बहते हुए सिंधु नदी पीओके में चली जाती है और पीओके से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो लद्दाख हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जास्कर मान लेते हैं इसको, तो ये हो गया हमारा जास्कर। अब जास्कर पे विशेष कोई क्वेश्चन नहीं है, जास्कर पर कोई क्वेश्चन नहीं है, जास्कर पर एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है कि लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी बहती है, ये वाला। तो लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है, ये याद रखना होगा। ओके, इसके बाद बात आती है कैलाश की। तो कैलाश की खास बात यह है कि कैलाश पर एक ही क्वेश्चन है विशेष, कि पहले तो ये कि किसका पार्ट है, तो ये है तिब्बत में स्थित है। और दूसरा, भारत में कैलाश का विस्तार कहाँ है? तो भारत में जो चाइना अधिकृत भारत है जिसको हम सीओके कहते हैं, या चाइना अधिकृत कश्मीर है जिसको सीओके कहा जाता है, या अक्साई चीन कहते हैं, तो कैलाश पर्वत श्रृंखला का विस्तार हमारे भारत में अक्साई चीन में है। यहाँ पे अक्साई चीन में, अक्साई जो चीन है, अक्साई चीन में इस श्रृंखला का विस्तार है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कैलाश पर्वत से क्वेश्चन आता है कि कैलाश पर्वत से भारत की कितनी नदियों का उद्गम होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि कैलाश पर्वत से भारत की 3 नदियों का उद्गम होता है। इन 3 नदियों में आती है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां कहाँ से निकलती हैं? कैलाश पर्वत से ही निकलती हैं। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट हमारे इस कौन से काराकोरम यानी कि ट्रांस हिमालय पर। ट्रांस हिमालय के पश्चात बात आती है महान हिमालय की। अगर हम बात करते हैं महान हिमालय, तो विश्व की जो 40 सबसे ऊंची चोटियां हैं वो सभी की सभी महान हिमालय में ही हैं। महान हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और ओलिगोसीन काल में इसका जन्म हुआ था, यानी ये विकसित हुई थी ओलिगोसीन काल में, ये डेवलप हुई थी। और अगर हम बात करते हैं हमारे इसी महान हिमालय की, तो ये महान हिमालय करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। एक बार डायग्राम में हम देख लेते हैं कि ये कैसे है। हमने वैसे बात की थी महान हिमालय जो है ये कहाँ पर है? नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, है ना। नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक इसका विस्तार है। और भारत के जम्मू कश्मीर में, भारत के हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा उत्तराखंड में, और एक देश नेपाल, और उसके बाद फिर आ जाता है हमारा सिक्किम के पश्चात भूटान, और भूटान से नामचा बरवा तक तिब्बत तक चला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बात करते हैं तो हमारे हिमालय की, महान हिमालय की। तो महान हिमालय को एक बार आप नज़र डालो। महान हिमालय पे जब आप नज़र डालते हो तो देखो आप जरा, महान हिमालय आपको कैसा नज़र आता है? महान हिमालय नज़र आता है तलवार की भांति, है ना। कैसा नज़र आता है? तलवार की भांति नज़र आ रहा है, एक चाप की भांति नज़र आ रहा है। चाप समझते हैं ना, जैसे ये वृत्त होता है, वृत्त में ये एक चाप है ना। तो एक चाप की भांति नजर आता है, चाप की भांति, एक वृत्त की चाप की भांति नजर आता है। और ये है हमारा महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं क्योंकि वर्ष भर इस पर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, महान हिमालय हिमाद्री कहलाता है क्योंकि वर्ष भर इस पर बर्फ जमी रहती है। अब महान हिमालय की कुछ विशेषताएं हैं और कुछ ऊंची चोटियां हैं, हम उनकी बात करते हैं। महान हिमालय में जो प्रसिद्ध ऊंची चोटियां हैं उनकी हम बात करते हैं। इनमें से कुछ चोटियां ऐसी हैं जो मैंने महान हिमालय में बनाई हैं, और कुछ चोटियां ऐसी हैं जो महान हिमालय से दूर हैं। तो मैं आपको वो बता दूंगा कि कौन महान हिमालय में है, कौन नहीं है। अब मैं आपको बता रहा था इससे पिछले वाले लेसन में कि हिमालय की जो चोटियां हैं उनका क्रम पूछा जाता है। ये जो चोटियां हैं, इन चोटियों का क्रम पूछते हैं, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। मतलब 4 ऑप्शन देंगे आपको, जोड़े देंगे, है ना। चार जोड़े देंगे 4 ऑप्शन में, और पूछेंगे कि इनमें से पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। ऐसे ही दर्रों का जो क्रम होता है पूरब से पश्चिम, वो दर्रों का क्रम भी पूछा जाता है। दर्रे जो होते हैं, दर्रों का क्रम भी पूछा जाता है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है हमें।
तो चलो हम बात करते हैं इनमें कौन महान हिमालय में है और कौन हिमालय से, महान हिमालय से अन्य में है। तो यहाँ अगर हम चलें पूरब से पश्चिम, यहाँ पर हिमालय में है, ये तो है पूर्वी हिमालय और ये है पश्चिमी हिमालय। ठीक है, ये पूर्वी हिमालय और ये पश्चिमी हिमालय। अब ध्यान से सुनना। आप सबसे पहले नामचा बरुआ से शुरू करते हैं। नामचा बरुआ तिब्बत में है, महान हिमालय का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में मिशमी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में ही अबोर की पहाड़ियाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में मिरी की पहाड़ियाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में डाफला की पहाड़ियाँ हैं। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी या मिशमी, अबोर, मिरी, डाफला, ये हमारे उप हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, यानी जिसको हम शिवालिक रेंज कहते हैं। तो शिवालिक रेंज से ये संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो यहाँ भूटान है। ये भूटान में हमें एक मिलती है कुला कांगड़ी, एक मिलती है चोमुलहारी, कुला कांगड़ी, चोमुलहारी, काबरू, जांग, सांगला। ठीक है, कुला कांगड़ी, चोमुलहारी, काबरू, जांग, सांगला, ये भूटान की जो श्रृंखलाएं हैं सभी की सभी महान हिमालय की हैं। तो चोमुलहारी महान हिमालय का है, इसके अलावा कुला कांगड़ी महान हिमालय का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये अभी तक ये तो नहीं पूछा हुआ है कि कौन सी श्रृंखला कहाँ स्थित है, लेकिन ये जो क्रम है इनका, ये क्रम जरूर पूछा हुआ है, महान हिमालय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आ जाते हैं हम नेपाल और सिक्किम में। तो कंचनजंगा, देखो क्रम ध्यान से देखो, कंचनजंगा फर्स्ट नंबर, कंचनजंगा के बाद मकालू, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल में, उसके बाद मकालू के बाद लोत्से के बाद माउंट एवरेस्ट के बाद छो ओयू के बाद गौरी शंकर के बाद मनसालू के बाद अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी के बाद आप्पी। ठीक है, सभी की सभी महान हिमालय का पार्ट है, सभी की सभी महान हिमालय का पार्ट है। इसके अलावा फिर हरडोल, उत्तराखंड में आ गए, हरडोल, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत पर्वत, सभी के सभी कहाँ हैं? ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये सभी के सभी कहाँ हैं? महान हिमालय के ही भाग हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा नंगा पर्वत के लिए कुछ बुक्स में मिलता है कि ये जास्कर श्रृंखला का भाग है, और कुछ बुक्स में मिलता है कि नंगा पर्वत महान हिमालय का भाग है। तभी तो महान हिमालय नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक विस्तृत है, तो नंगा पर्वत महान हिमालय का पार्ट है। एक्चुअल में नंगा पर्वत का कुछ भाग हमारा जो जास्कर रेंज है वहां तक विस्तृत है, यानी दोनों की सीमा पर स्थित है। तो आप इसे नंगा पर्वत, तो हम महान हिमालय से शुरू करेंगे, है ना। तो नंगा पर्वत, महान हिमालय, राकापोशी, लद्दाख और केटू कराकोरम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है? हिमालय की चोटियों का क्रम है। रिपीट करता हूं मैं इस क्रम को। सबसे पहले नामचा बरुआ, उसके बाद मिशमी के बाद अबोर के बाद मिरी के बाद डाफला। ठीक है, उसके बाद भूटान में कुला कांगड़ी और चोमुलहारी। ठीक है, उसके बाद फिर से क्रम कंचनजंगा, मकालू, लोत्से, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद छो ओयू, फिर गौरी शंकर, फिर मनसालू, फिर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, आपी, हरडोल, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत। ठीक है, फिर नंगा पर्वत, पहले केटू के बाद नंगा पर्वत और लास्ट में राकापोशी। ठीक है, तो ये क्या है? महान हिमालय की चोटियों का क्रम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो काफी प्रसिद्ध केंद्र है ना, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, कामेत, ये सब कहाँ हैं? हमारे महान हिमालय के पार्ट हैं। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊं कि महान हिमालय में जो ग्लेशियर हैं, जैसे हमने ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर की बात करी थी, तो महान हिमालय के जो ग्लेशियर हैं, उन महान हिमालय में जो ग्लेशियर आते हैं, उत्तराखंड में हैं 2 ग्लेशियर। तो एक का तो नाम है गंगोत्री ग्लेशियर महान हिमालय का पार्ट है। एक है यमुनोत्री ग्लेशियर, और सिक्किम में है एक जेमू, सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर। सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर है? जेमू ग्लेशियर। ये सभी के सभी किसके पार्ट हो गए? महान हिमालय के पार्ट हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो, अब महान हिमालय के बाद अगर हम बात करते हैं, महान हिमालय के बाद नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट बन जाता है हमारा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो मध्य हिमालय है, ये मध्य हिमालय सामान्यतः काफ़ी
विस्तृत है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है ना। मध्य हिमालय काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। महान हिमालय के बाद जो हिमालय का दूसरा इंपॉर्टेंट भाग है वो मध्य हिमालय ही होता है। मध्य हिमालय में हिमालय की दो श्रृंखलाएं आती हैं, जैसा कि हमने प्रारंभ में ही पढ़ा था। हिमालय की दो श्रृंखलाएं आती हैं, इसमें कौन कौन सी आती हैं? पीर पंजाल और धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार आती हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं पीर पंजाल धौलाधार पर। देखो ये हमारा जो हिमालय है जिसकी हमने बात की है, मध्य हिमालय, पीर पंजाल धौलाधार, तो इसको एक बार थोड़ा सा बना लेते हैं हम। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत होता है? तो ये मध्य हिमालय शुरू होता है जम्मू कश्मीर से, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा फिर उत्तराखंड, ठीक है, उसके अलावा फिर नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल में, और भूटान। बस यहाँ तक विस्तृत है। ठीक है, ऐसे यूं विस्तृत है। ओके, अब हमारा ये जो मध्य हिमालय है इसके कुछ नाम हैं। मध्य हिमालय के कुछ नाम हैं। मध्य हिमालय के क्या नाम हैं, इनकी बात करते हैं। मध्य हिमालय जो हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय की संज्ञा देते हैं। हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय का मतलब मध्य हिमालय से ही है, ये ध्यान रखना। अगर आपको कोई पूछे कि हिमाचल हिमालय हिमालय के किस भाग का सूचक है, तो आपको आंसर देना है कि हिमाचल हिमालय हिमालय के मध्य हिमालय का सूचक है। फिर नेपाल में जब आप आ जाते हैं तो नेपाल में मध्य हिमालय को कहते हैं महाभारत हिमालय, महाभारत हिमालय। तो अगर आपसे फिर कोई पूछता है कि महाभारत हिमालय किसका सूचक है, तो आपको आंसर देना है कि महाभारत हिमालय नेपाल में मध्य हिमालय या लघु हिमालय का सूचक है। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं मध्य हिमालय या हम कहते हैं लघु हिमालय। तो हमारा जो महाभारत हिमालय है किसका सूचक है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय का। इसके अलावा हिमाचल हिमालय किसका सूचक है? तो हिमाचल हिमालय भी सूचक है मध्य हिमालय या लघु हिमालय का। अब दार्जिलिंग में आ जाते हैं तो दार्जिलिंग हिमालय भी किसका सूचक है? मध्य हिमालय का। दार्जिलिंग हिमालय वो हिमालय है जहाँ पे पहली बार भारत में चाय की खेती की गई थी। ठीक है, जैसा कि हमने भारत की फसलों में पढ़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो अगर हम बात करते हैं हमारे इस संदर्भ में, तो इसमें दो श्रृंखलाएं आती हैं। दो श्रृंखलाएं कौन कौन सी आती हैं? एक श्रृंखला आती है पीर पंजाल, एक श्रृंखला आती है धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार श्रृंखला आती है। तो सबसे पहले पीर पंजाल। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और पीर पंजाल में जम्मू कश्मीर में हमें कुछ रचनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि मर्ग और करेवा, मर्ग और करेवा देखने को मिलते हैं। मर्ग और करेवा पर हम पहले बात कर चुके हैं, मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से। मर्ग तो होते हैं ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान, जैसे कि सोनमर्ग और गुलमर्ग। और करेवा की अगर हम बात करते हैं तो करेवा हमारे प्लेस्टोसीन काल में एक सागरीय टिथ्य सागर के अवशेष के रूप में एक झील क्षेत्र या सागरीय क्षेत्र था। ठीक है, अब वर्तमान में करेवा जो है वो भी केसर उत्पादन के लिए हमारे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मर्ग है और करेवा, मर्ग और करेवा के लिए जाने जाते हैं पीर पंजाल हिमालय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रसिद्ध दर्रे भी हैं, हम उन दर्रों की बात करेंगे दर्रों में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तो ये हो गया विशेष जिनको हम कहते हैं हमारा पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद बात आती है धौलाधार की। तो धौलाधार देखो, धौलाधार में काफ़ी प्रसिद्ध घाटियाँ हैं, तो उन घाटियों को हम बनाते हैं। पीर पंजाल में भी काफ़ी प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। देखो एक डायग्राम बनाते हैं। ये हिमालय है हमारा, ये क्या है हमारा? हिमालय है, मान लीजिए। ठीक है, हिमालय में ये जो श्रृंखला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो क्या है? पीर पंजाल है।
ये क्या होगा, पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल श्रृंखला है। पीर पंजाल से यहाँ अगर लास्ट में हम बना देते हैं तो ये जो श्रृंखला है ये महान हिमालय है, ऊंची श्रृंखला, ये कौन है, महान हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में तो है ना पीर पंजाल और ये धौलाधार, तो ये हो गई महान हिमालय, ठीक है, और ये पीर पंजाल, और ये है धौलाधार। धौलाधार, ठीक है। तो अब ये पीर पंजाल हमारा, ये धौलाधार, ठीक है। अब ये महान हिमालय और पीर पंजाल, तो अब पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पीर पंजाल और मध्य हिमालय के बीच हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। इस महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में या महान हिमालय व पीर पंजाल के बीच में स्थित है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, ठीक है, कश्मीर घाटी स्थित है। साथ ही जम्मू घाटी यहीं पे स्थित है, काठमांडू घाटी भी यहाँ स्थित है, काठमांडू घाटी, क्या हो रहा है, काठमांडू, काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी भी यहाँ स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। किसके बीच में, महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो धौलाधार पे कुछ प्रसिद्ध नगर नजर आते हैं, धौलाधार पे कुछ प्रसिद्ध नगर हैं। तो धौलाधार पर जो नगर हैं प्रसिद्ध, उनमें रानीखेत, रानीखेत, चक्रोता, रानीखेत, चक्रोता, नैनीताल, नैनीताल, मसूरी, शिमला, क्या है यार ये, शिमला, थोड़ा पैनल में मिस्टेक आ रही है। तो रानीखेत, चक्रोता, नैनीताल, मसूरी, शिमला, ये क्या है, ये धौलाधार पर स्थित ऊंचाई पर स्थित नगर है, प्रसिद्ध, क्या है, ऊंचाई पर स्थित नगर, ऊंचाई पर स्थित नगर, और ये क्या है, घाटी में स्थित नगर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा धौलाधार के दक्षिण में भी कुछ घाटियां होती हैं, जैसे कुल्लू मनाली वगैरह, है ना, ये ध्यान रखना है। चलो, ये तो हो गया विशेष हमारा पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद बात आती है धौलाधार की। तो धौलाधार की तो हमने बात कर ही ली। धौलाधार पे कुछ प्रसिद्ध नगर हैं जिनमें अभी हमने बात की, जाना रानीखेत, चक्रोता, नैनीताल, मसूरी, शिमला। इनमें से रानीखेत, चक्रोता, नैनीताल, मसूरी ये सभी उत्तराखंड में हैं और शिमला हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध घाटियां भी यहाँ पे हैं, कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, है ना, ये ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं, अब आता है हमारा शिवालिक। शिवालिक की अगर हम बात करते हैं, शिवालिक, ये शिवालिक, शिवालिक कहाँ है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, जिसे हम उप हिमालय या बाह्य हिमालय कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब शिवालिक का जो विस्तार है, अगर हम उसके विस्तार की बात करते हैं तो शिवालिक का विस्तार जो है वो भी जम्मू कश्मीर से ही शुरू होता है। ठीक है, शिवालिक का जो विस्तार है वो देखो ऐसे जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, और यहाँ पे आके ये विभाजित हो जाता है एक बार, ठीक है, और उसके बाद फिर ये होता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम घाटी, यहाँ पे विस्तृत है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पे विस्तृत है। यहाँ बीच में से विभाजित हो जाता है, तिस्ता, ढाका, टोरसा नदियों के द्वारा विभाजित हो जाता है, और उसके पश्चात फिर लास्ट में ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम में विस्तृत है, ठीक है। अब इसके भी कुछ नाम हैं, वैसे तो हम इसको उप हिमालय कहते ही हैं,
वैसे तो क्या कहलाता है, ये उप हिमालय कहलाता है, ये आप जानते हैं उप हिमालय कहलाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ियों की संज्ञा दी जाती है। जम्मू पहाड़ियाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि जम्मू पहाड़ियाँ हिमालय के किस भाग का भाग है, तो जम्मू पहाड़ियाँ हिमालय के शिवालिक का भाग है, या जम्मू पहाड़ियाँ हिमालय के शिवालिक वाले भाग को कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पूछे हमसे हमसे क्या पूछे, ये पूछे कि नेपाल में ये किस रूप में विस्तृत है, तो नेपाल में इसे चूरिया पहाड़ियाँ कहते हैं, चूरिया हिल्स, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि चूरिया हिल्स किस हिमालय का द्योतक है, या चूरिया हिल्स हिमालय के किस भाग को कहते हैं, तो चूरिया हिल्स हम कहते हैं हिमालय के इस शिवालिक भाग को। शिवालिक जो है ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है, शिवालिक हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इस शिवालिक की अगर हम बात करते हैं तो ये हिमालय का सबसे अपरदित भाग भी है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। इसमें हमने पढ़ा था दून और द्वार घाटियाँ, लास्ट वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने जाने थे दून और द्वार घाटियों के बारे में। साथ ही यहाँ पे पाए जाते हैं पयार और बुग्याल। पयार और बुग्याल हम किन्हें कहते हैं, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों को कहते हैं, ठीक है। तो हिमालय का सबसे नवीन भाग है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, हिमालय का सबसे अपरदित भाग है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इस शिवालिक को जम्मू पहाड़ियाँ कहते हैं, नेपाल में इसे चूरिया हिल्स कहते हैं, और उत्तराखंड में कुमायूं कहते हैं। उत्तराखंड में प्रादेशिक रूप से हम इसे कुमायूं भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें जो मुख्य पहाड़ियां हैं वो मुख्य पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में हमने बात की थी पहले ही, लास्ट हमारा जो वीडियो था असम हिमालय के रूप में डाफला मिरी अबोर मिश्मी, यहाँ पे बात की थी ना, डाफला मिरी अबोर मिश्मी, पटकोई बूम, नागा, मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स और असम की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये जो है कंप्लीट, ये है हमारा हिमालय का भौगोलिक विभाजन, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे हिमालय के प्रसिद्ध दर्रों और हिमालय की प्रसिद्ध घाटियों के बारे में। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।